कॉर्पोरेट ढूंढनी हो तो ये एक तरीका है। कौन सा तरीका? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कर दो, प्रेफरेंस शेयर प्लस कर दो, रिजर्व सरप्लस प्लस करो, लॉन्ग टर्म फंड प्लस कर दो। लॉन्ग टर्म फंड का मतलब क्या? डिवेंचर्स आ गए, बैंक लोन आ गया, जो भी लॉन्ग टर्म फंड है वो प्लस कर दो। में से माइनस कर देना मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस या हम बोल सकते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हो गया, अंडरराइटिंग कमीशंस हो गए, ये सब एक्सपेंस वो है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस यानी ये लॉस, ये माइनस कर दो। ये आप इतनी चीज माइनस करो तो क्या मिल जाएगा आपको? ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। और उसको ढूंढने का और एक तरीका है, कौन सा? नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट मतलब क्या भाई? लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीन हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो गया, है ना? जितनी भी नॉन करंट एसेट्स है वो सब प्लस कर दो। में प्लस करो नेट वर्किंग कैपिटल। क्या लिखा है ये? एनडब्ल्यूसी मतलब क्या? नेट वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देना, सीए माइनस सीएल। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करो तो आपको मिलता है नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये कुछ चीज बाकी थी, लास्ट लेक्चर में नहीं कर पाए, टाइम थोड़ा कम पड़ा था इसलिए तो लिखा दिया अभी। लास्ट लेक्चर में देखा क्या हमने कि वैल्यू ऑफ अ शेयर कैन बी फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ये देखा। फिर यील्ड मेथड। यील्ड मेथड में दो मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, expected rate of dividend, and the basis of expected rate of earning, ये देखा। फिर मैंने बोला था कि एक होता है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड प्लस क्या कर दो? यील्ड मेथड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट इज योर फेयर वैल्यू। एंड और एक बाकी था जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस अर्निंग रेशियो। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो, तो वो हम लिख देते हैं पहले, लास्ट वाला। इसको लिखना है अभी आपको, ठीक है? लिखो, इसके नीचे लिखोगे वैल्यू ऑफ अ शेयर, वैल्यू ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू ईपीएस। प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू अर्निंग पर शेयर, ईपीएस मतलब। चलिए ईपीएस कैसे मिलेगा? अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी shareholder divided by numbers of equity shares। इस तरीके से ये मिलेगा। एंड सर ये कैसे मिलेगा? प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर एग्जाम्पल में मालूम चल जाएगा कौन सी चीज कैसे ढूंढते हैं। सुनो, आज हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों पे एग्जाम्पल कर रहे हैं। ये आ गया मतलब ये तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए मोस्ट आईएमपी सम, वैसे तो हर एक सम आईएमपी है ऑब्जेक्टिव के लिए। लिखो क्या है, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व्स यानी ये है रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ ये प्रॉफिट है कि लॉस है? ये प्रॉफिट है कि लॉस है? ये प्रॉफिट है, मतलब ये भी रिजर्व सरप्लस का हिस्सा है। डिबेंचर्स है ना, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एक करंट लायबिलिटी हुआ ना, करंट लायबिलिटी, ये भी क्या हुआ, करंट लायबिलिटी। प्लांट एंड मशीन क्या हुआ, नॉन करंट एसेट्स हुआ ना। बिल्डिंग भी क्या हुआ, नॉन करंट एसेट्स हुआ, जो हम लिखा करते थे फाइनल अकाउंट्स में टेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल। गुडविल भी क्या हुआ, नॉन करंट एसेट्स हुआ। जबकि इन्वेंट्री क्या हुआ, करंट एसेट्स, ये भी क्या हुआ, करंट एसेट्स। इक्विटी शेयर क्या हुआ, इसे बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, है ना। चलिए 31 मार्च 15 को प्लांट एंड मशीन की वैल्यू यहाँ 2 लाख हो गई, यहाँ आपको दी है 3 लाख, लेकिन करनी है हमको 2 लाख। बिल्डिंग हो गया 150 का, गुडविल 50 कर देना है। देखो गुडविल का वैल्यू आपको दे दिया नीचे 50, वरना क्या होता पता है आपको, वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने के लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ता है। तो आगे वाला चैप्टर पूरा करना पड़ेगा पहले, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पहले पहले आएगा तो शेयर आएगा। ये तो अच्छा हुआ यहाँ दे दिया 50,000, वरना आगे वाला चैप्टर पूरा करना पड़ता और फिर शेयर करना पड़ता। नेट प्रॉफिट आपको दे दिया है 12-13 का, 13-14 का एंड 14-15 का। इसमें क्या बोला, 20% वॉज प्लेस्ड अंडर रिजर्व, मतलब अभी उसमें से 20% रिजर्व करना बाकी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, वैल्यू आपको गिननी है दोनों तरीके से। चलो पहला तरीका कौन सा, लिखो फर्स्ट मेथड, वैल्यूएशन based on intrinsic value method। इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए क्या फॉर्मूला क्या है उसकी, अगर आपको इस तरीके से गिनना है तो फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ इक्विटी। चलिए ये नंबर्स कितने हैं देखो यहाँ पे, हेलो, ये 4 लाख है और एक शेयर 10 रुपए का है ना, 4 लाख और एक शेयर 10 रुपए का, ये नंबर्स कितने हो गए, 40,000। कैसे आया ये 40,000, 4 लाख को डिवाइड किया पेड अप वैल्यू से, यानी ऊपर का पोर्शन आपको ढूंढना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट ये आपको ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं, लिखो नेट प्रॉफिट अवेलेबल
for equity shareholder. कैसे? सभी की सभी एसेट्स को लेना होता है रिवाइज्ड वैल्यू पे, इसको रिवाइज्ड वैल्यू पे लो। रिकॉर्ड किया हो कि ना किया हो, रिकॉर्डेड और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड याद रखना इसके अंदर क्या ले लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी लेना एंड गुडविल भी ले लेना, ये मैंने बताया था। में से माइनस कर देना लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटी? अरे थर्ड पार्टी लायबिलिटी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी माइनस करनी है। याद रखना इसके अंदर शेयर होल्डर फंड नहीं आता है। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या? शेयर कैपिटल नहीं आता है, रिजर्व सरप्लस नहीं आता है, समझे कि नहीं? एंड सुन, यहां ऊपर जब तू लिखे ना एसेट में, तो फिक्टिशियस एसेट मत लेना। चल बता, एसेट साइड पे कौन कौन सी एसेट्स थी? प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग, गुडविल, इन्वेंट्री एंड डेटर। बता कौन कौन सी एसेट्स की आपको रिवाइज वैल्यू दी? Plant and machine is revalued by 2 lakh. Building is revalued by 150. Goodwill is valued by 50. There is no revised value of inventory, so we put book value, and debtors 1 lakh. टोटल कितना? 2 3 4 5 6 6 लाख। ना लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में देख कौन कौन सी लायबिलिटीज है। हेलो, सिर्फ 2 ही है ना, सॉरी 3 है। डिबेंचर है, क्रेडिटर्स है एंड बिल्स पेबल, ये तीनों की तीनों लायबिलिटी। डिबेंचर, $1 lakh, creditors 1 lakh, bills payable 30,000। कितना है लेस करेंगे तो? क्या एग्जाम्पल में आपको प्रेफरेंस शेयर दिए क्या? हेलो, हाँ बोल रहे हो क्या? कहाँ दिख रहे हैं प्रेफरेंस शेयर आपको? एंड क्या एग्जाम्पल में आपको नोशनल कॉल करना है क्या? नोशनल कॉल सर वो भी नहीं करना है। दिस इज 3,70,000। दिस इज व्हाट? नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। कोई मुझे बताएगा नोशनल कॉल के बारे में क्या बात की थी मैंने? किसी को याद है क्या?
नोशनल कॉल के बारे में मैंने क्या चर्चा की थी लास्ट लेक्चर में? 10 रुपए में से 5 रुपए आए हैं, वो 5 रुपए जो मंगाएंगे उसको नोशनल कॉल बोलते हैं। ओके, सी देखो, वेरी गुड। यहाँ देखो, एक बात बताओ, ये इक्विटी शेयर्स कितने? 10 रुपए है ना। और याद रखना, एक ही प्रकार के इक्विटी शेयर्स हो ना, मतलब एक ही प्रकार की इक्विटी शेयर्स हो, एक ही इक्विटी शेयर्स नहीं होता, नोशनल कॉल नहीं होता। एक से ज्यादा प्रकार के इक्विटी शेयर्स हो, यानी यहाँ पे 2 इक्विटी होते, ऐसा बोला होता 10 each 10 paid up and 10 each 5 paid up, ऐसा किया होगा। यहाँ तो ऐसा बोला है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, दूसरे तो इक्विटी शेयर्स है ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझे? सुन सुन सुन, फिर से एक बार देख। मैं तुम्हें ऐसा बोल दूं यहाँ पे, या नीचे ऐसा बोल दूं कि इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 each 5 पेड अप, और यहां पे वैल्यू डाल दो 2 लाख रुपीस करके। तो अभी 10 का 10, ये 10 पेड अप था और ये 5 पेड अप है। अभी यहां नोशनल कॉल होता। समझ में आया? चल, यहां तो नोशनल कॉल नहीं है, सो हमें आंसर मिल गया है। यहां में कितना? 3,70,000। सो दिस इज आवर आंसर। तो ऊपर रख देंगे 3,70,000 सिंपल, डिवाइड बाय 40, कितना? 9.25. 9.25 is the value of share. देखो कैसे करना था हमको करना कैसे था? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड पे करना था। फॉर्मूला क्या है उसके लिए? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। याद रखना यहाँ पे पेड अप वैल्यू लेनी है। हमारे वाले इक्वेशन में पेड अप वैल्यू 10 है। नीचे नॉर्मल रेट जो आपको दे दिया है, ऊपर एक्सपेक्टेड रेट आपको ढूंढना है। कैसे मिलेगा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड ढूंढने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो बेसिस ऑफ एवरेज, एवरेज वाला तरीका जो अभी है नहीं। दूसरा एस्टिमेटेड, जिसमें प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू 100, यानी ये ढूंढना पड़ेगा। ये हमको दे दिया है, कितना दे दिया है? 4 लाख। ये कैसे मिलेगा? 3 साल का एवरेज निकाला, एवरेज आ गया, 20% ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में, और ये जो आया यहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया, डिवाइड कर दिया आंसर। ये जो आया ऊपर लिख दिया यहाँ पे।